पहली बात तो एक है कि हमारे देश में राजनीति का मतलब केवल सत्ता कारण ऐसा होता है, पर 1947 के पहले देश के लिए जिन्होंने मरे मिटे बलिदान किया वो भी राजकारण ही कर रहे थे, वो राष्ट्र कारण था। तो हमारे विचार परिवार में 3 बातें कही जाती है कि राजकारण का मतलब केवल सत्ता कारण नहीं है, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। और मेरा ये अनुभव है कि मैं भी अब करीब 30, 40, 35 साल से काम कर रहा हूं और अनेक उपक्रमों को चलाता हूं, और इस समय हमारा टर्नओवर 2,500 करोड़ रुपए है। तो कल आज मेरे पास आउटलुक करके एक अंग्रेजी मासिक है, उसके संपादक और सब आए थे। तो मैंने उनको एक ऑर्गेनिक साड़ी दी जिसका कॉटन ऑर्गेनिक था, सूत सोलर पर था और साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग पूरा सोलर पर हुआ था, और प्रिंटिंग जो था वो फ्रूट्स और वेजिटेबल के कलर का था। और फिर मैंने उनको एक गालीचा बना के हमने बनाया, हमारे इसमें बनता है, वो दिया, जो रेडीमेड गारमेंट की जो कतरन होती है उससे बना हुआ था। तो जब ये उनको दिया तो मैंने उनको पूछा इसकी कीमत क्या होगी। तो मुख्य संपादिका थी आउटलुक की, उन्होंने दोनों की तरफ देखा और कहा ये 10,000 से कम नहीं होगी। तो मैंने कहा बहन जी ये 400 रुपए में बनता है और 500 रुपए में हम बेचते हैं। अब 1500 महिलाएं वो काम कर रही है। प्रश्न यही है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। और मदन दास जी विशेष रूप से जब विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे तो अक्सर एक बात को कहते थे कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति एक प्रभावी उपकरण है, और इसलिए समाज में जो संवेदनशीलता है कि हमारे समाज के जो गरीब है, असहाय है, उनके प्रति एक भाव, संवेदनशीलता का भाव हमारे मन में होना चाहिए। सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल सेंसिटिवनेस ये व्यक्ति के अच्छाई का लक्षण है। एक बात जरूर है कि विवेकानंद जी ने यह कहकर रखा है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, पर जब हमारा पेट भरने के बाद, हम व्यवस्थित रहने के बाद, फिर कहीं ना कहीं हम समाज के प्रति, समाज के शोषित पीड़ित व्यक्ति के प्रति हम संवेदनशीलता का भाव रखकर सोचे, यही भाव हम सबके मन में विशेष रूप से हमारे विचार परिवार के कारण और मदन दास जी जैसे प्रचारकों के कारण निर्माण हुआ, और इसी के कारण हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे एक घटना ऐसी हुई कि अक्सर आजकल टेलीविजन में विदेशी टेलीविजन की कंपनी भी कभी कभी इंटरव्यू करने के लिए आती है। तो मुझे एक बीबीसी का इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ है। तो उनको लगा मुझे बहुत टनल बनाए, एक्सप्रेस हाईवे बनाए, रोड बनाए, और जब मैं मुंबई में था तो मुझे वहां भी एक्सप्रेस हाईवे, समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग आप जाते होंगे, 55 उड्डान पुल, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो मुझे उनको लगा कि मैं इनमें से कुछ बातें कहूंगा। तो मैंने उनको कहा कि मेरे जीवन में मैं मंत्री बनने के बाद मुझे सबसे अच्छा काम करने का कोई मौका मिला तो 1.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे। साइकिल रिक्शा थे या अपने पीठ पर कभी कभी बोरा डालकर लोग उसको लेके जाते थे। तो उस समय पहली बार मैंने तय किया कि हमारे देश में मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा आएगा। उसका मैंने आईआईटी के साथ बैठकर स्टैंडर्ड निश्चित किया, और ये जब आया तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, क्योंकि
ये कंपनी का ये पार्ट, वो कंपनी का वो पार्ट डाल के वो सस्ता हुआ रिक्शा। तो कंपनी वालों ने ऑब्जेक्शन लिया, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, और जब वो कानून आज पूरी तरह लागू हुआ तो देश में 1 करोड़ लोग जो साइकिल रिक्शा चलाते थे या आदमी अपने कंधे पे रिक्शा रख के आदमी को ढोने का काम करता था, वो प्रथा बंद हुई। और आज कोई बोरा भी उठाकर अपने पीठ पर नहीं रखता है। हमारे समाज में आज अनेक समस्या है, सामाजिक विषमता है और आर्थिक विषमता है। एक बात का जिक्र हम अक्सर करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। और दूसरी बात, इस समाज में सामाजिक समता के साथ हम अस्पृश्यता, जातिवाद का निर्मूलन करके हम आर्थिक समता को भी प्रस्थापित करें। और ये आर्थिक विषमता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए जब अभी हमारे कश्मीरी लाल जी बात कर रहे थे, वो बांग्लादेश की जो ग्रामीण बैंक की बात कर रहे थे, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। मुझे उनके साथ एक कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला और उन्होंने क्या किया कि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको उन्होंने ग्रामीण बैंक के द्वारा महिलाओं को और उनको ये जो लोन है वो अवेलेबल करके दिया। और आपको एक आश्चर्य लगेगा कि मेरी पत्नी एक बैंक की अध्यक्ष है, तो मैंने उसको कहा कि जो ई रिक्शा वाले होते हैं उनको आप लोन दीजिए। तो उसने मुझे कहा ये तुम्हारी राजनीति है, मुझे मत बताइए, मुझे कोई लेना देना नहीं, कल लोन डूब जाएगा तो तुम भर के दोगे क्या। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, पहले 100 रिक्शा फाइनेंस करके देखो, और आपको आश्चर्य होगा 100 के 100 लोगों ने ईमानदारी से पैसे भरे, एक भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। जो लोग बैंकिंग को जानते हैं उसमें एक विशेषता है कि गरीब लोग जो होता है वो बैंक में रेगुलर पे करते, पैसा देते हैं और उनका प्रमाण अच्छा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के प्रति समाज की गरीबी दूर हो, जो असहाय लोग हैं वो सम्मान से जिए, इसी भाव से मुझे याद है ये चौपाल की स्थापना हुई, मदन दास जी के प्रेरणा से हुई, और भोलानाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस काम को बढ़ाया। आज मदन दास जी और भोलानाथ जी अपने बीच में नहीं है, पर यह कार्य निरंतर बढ़ रहा है। एक तो उनका आशीर्वाद भी है, और आज जो वर्तमान स्थिति में काम कर रहे हैं उनका कार्य, कर्तृत्व और नेतृत्व भी है। और मुझे लगता है कि ये गरीब लोगों का जो आशीर्वाद है ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप समाज के साधु संत यही कहते हैं कि समाज के ऐसे जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, असहाय है, उनकी सेवा करना, यही सही में भगवान की सेवा करना इसका अर्थ होता है। तो एक प्रकार से ये कार्य बढ़ रहा है, दिल्ली के बाहर भी चल रहा है, और अनेक महिलाओं को अलग अलग प्रकार के ऋण देकर उनको अपने जीवन में खड़ा करने का काम आप सब लोगों ने किया है। मुझे बहुत खुशी है। मैं केवल 2 बातें आपको कहूंगा कि अब दुनिया बदल रही है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, नॉलेज ये पावर है, और इसलिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, ये एक पावर है। अब दुनिया बदल चुकी है। मैं ऑटोमोबाइल का भी मंत्री हूं ट्रांसपोर्ट के कारण। अब सेमीकंडक्टर ये भविष्य है, हाइड्रोजन की गाड़ी भविष्य है। अभी मैं जिस इनोवा गाड़ी में आई वो दुनिया की पहली, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% फ्यूल पे चलती है, इथेनॉल पर, और उसका एवरेज 40-60% बिजली तैयार करती है। अगर उसका पेट्रोल से तुलना करें तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा और पोल्यूशन 0। अभी किरण जी मुझे पूछ रही थी, मैं दिल्ली में आने के लिए बहुत डरता हूं।
दिल्ली ने पोल्यूशन के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसलिए यहां रहने के बाद शायद कुछ लोग, आप लोग रेजिस्टेंस आपका बड़ा है, पर यहां 3 दिन रहने के बाद तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने बहुत सीरियसली लिया है। मैं दिल्ली के आजू बाजू में 70,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट कर रहा हूं ताकि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। और एक यमुना के भी शुद्धिकरण का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला काफी। मैं दिल्ली के सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं दिल्ली को ज्यादा जानता नहीं हूं। शायद इसी रोड से आगे गाजीपुर है ना, वो कचरा का पहाड़ है, तो मुझे वो बार बार खलता था। तो अभी उसकी ऊंचाई जो थी वो मैंने 7 मीटर कम कर दी और वो पूरा कचरा 80 लाख टन ये UR2 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के अंदर डाल दिया ताकि दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो। तो एक प्रकार से अब उसमें ऐसा है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. Knowledge into wealth and waste into wealth. ये स्वदेशी का ही विचार है. अभी जो कचरा हमने सेग्रीगेट किया तो उससे प्लास्टिक निकलता है. शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा तो मेरे यहां आ जाइए आप. अभी हम प्लास्टिक इकट्ठा करके क्रूड पेट्रोल बनाते हैं और ये पेट्रोल 50% डीजल में डालकर गाड़ियां चलती है. अब सेमीकंडक्टर जो है वो हमारी महिलाएं बना सकती है. अभी फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर ट्रक और बसेस तक और कार तक सेमीकंडक्टर की जरूरत है. वर्ल्ड में शॉर्टेज है और इसलिए सेमीकंडक्टर अपने बैठ में घर में पार्ट देके वो महिला बना सकती है क्या? तो बदलती हुए टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में हमें न्यू टेक्नोलॉजी जो घर में बैठकर ऐसा काम कर सकती है वो अगर ढूंढेंगे तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी बढ़ेगी. और इसलिए मेरा अनुरोध है कि गुलाल अगरबत्ती ये तो अच्छा ही है, पर अब हमारी कॉमन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम ऐसे असहाय लोगों को कुछ दिन ट्रेनिंग देकर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसको जरूर सोचना चाहिए. मेरे पास इसकी बहुत जानकारियां है पर आज इतना समय भी नहीं है. मुझे कैबिनेट की मीटिंग को जाना है. मैं जरूर आपको सहयोग करूंगा क्योंकि मैं अपनी खुद की लेबोरेटरी और खुद के प्रयोग करते रहता हूं और जो प्रयोग करता हूं उससे बहुत पैसा भी निकलता है. अभी गंदे पानी से हाइड्रोजन तैयार हो रहा है जिसमें ट्रक और बस, मेरे पास गाड़ी है हाइड्रोजन की. अब आने वाले समय में काफी टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है. हमारे यहाँ जो पुराने कपड़े हैं उसको बहुत सुंदर रखकर उसको सिलाई करके और साड़ियां रखने के लिए अच्छी बैग बनाई लोगों ने. उसके लिए अनेक चीजें ऐसी है कि जिसकी एक्सपीरियंस वाली कोई अच्छी प्रशिक्षित महिला इनको ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग देने के बाद उसका वैल्यू एडिशन और ज्यादा होगा. 50,000, 60,000, लाख रुपए महीने की कमाई हो सकती है. और ऐसे ही समाज के लोगों में हुनर है पर उनको एक्सपोजर नहीं मिला है, उनको अवसर नहीं मिलता. अगर अवसर हमने दिया तो वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. और इसलिए कहीं ना कहीं तो हुनर है ही. मैं बड़ा खाने के बारे में बड़ा शौकीन हूं, तो मैं कोविड के कार्यकाल में मैं थोड़ा सा किचन में भी गया और मैंने बहुत रेसिपी बनाई. आपको पता नहीं होगा, मैं अपने YouTube पर मुझे 4.5 करोड़ फॉलोअर और मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है. लोग उसको देखते थे. तो मैंने बीच में एक मुंबई की बहुत बड़ी ब्लॉगर थी, उसका इंटरव्यू हुआ तो मैंने उसको वड़ा कैसे बनाता है वो उसको रेसिपी बताई. तो वो पूना के एक रेस्टोरेंट की थी, वो मैंने उसको बताई. वो इतनी हिट हुई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने मुझे फोन करके बताया कि ये मैंने बनाया हमारे घर पर और बहुत अच्छी है. तो ये दुनिया भर में चला गया. तो ऐसी चीजें होती है कि गली में भी आपको पता है कि कोई चांदनी चौक में पराठा बनाता है, उसका पराठा ही चलता है. तो ये धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की जो रेसिपीज है, टेक्निकल नॉलेज है, तांत्रिक प्रशिक्षण है, इससे हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं लोगों को. उनके जीवन के जो दुख है, समस्या है, उसको दूर करके
उनको एक सस्टेनेबल लाइफ दे सकते हैं।